बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़, और इस समाअत के बाद ये नज़र आ गया है कि जो मुख्तलिफ़ कानून साज़ी, चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम, आर्मी एक्ट में तरमीम और इस तरह की मुख्तलिफ़ जो तरमीम थी, अब वो भी ख़तरे में पड़ गई हैं। वफाकी हुकूमत और PDM हुकूमत जाते जाते जो तरमीम करके गई है, अदालत ने कहा है कि कोई भी ऐसा कानून भले वो मुकन्नना पार्लियामेंट बनाए और वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, तो हम आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। वो कानून जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ हैं, उनको अगर ख़त्म करने के लिए है तो उस कानून की कोई हैसियत नहीं है। बहुत डिटेल और बहुत तफसील में, और अदालत ने कहा है कि हम फ़ौज को भी कोई गैर आइनी काम नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क पे बुरे हालात नहीं हैं, अदलिया के ऊपर भी बड़े बुरे हालात हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तस्लीम किया है। दूसरी जानब एतजाज़ अहसन साहब ने आज खुद नोटिस लेने का, जो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और 6 रुकनी बेंच के सामने दलाइल दिए हैं, वो क्या मामला है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने ख़त लिखा है, और ये ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और मज़ाहिर नकवी साहब ने अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को बेनकाब कर दिया। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तान बार कौंसिल चूँकि PDM का ग्रुप है, वकला का, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। बाकायदा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि वफाकी हुकूमत फ़ौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम बिल वापस ले। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई है। तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट होगी। बयान में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है। तवक्को है कि सेनेट की कायमा कमेटी मुजवजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी, चूँकि कल ये तरमीम मंजूर नहीं हुई थी और उसको भेज दिया गया था मुतलका उसमें कमेटी में। तो पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है कि हमें उम्मीद है कि ये हर सूरत में जो सेनेट की कमेटी है वो इसको मुस्तरद कर देगी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे दोस्त हैं हसनैन नया पाकिस्तान से, वो एंकर है नया पाकिस्तान के, तो उनको गिरफ़्तार किया गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनके ख़िलाफ़ एक FIR है पुराने 9 मई के वक़ूअ से की बाबत कि नया पाकिस्तान जो ट्विटर हैंडल है उससे कोई ट्वीट की गई है, और उसमें उनके तमाम भाइयों को नामज़द किया गया है। और उसमें दफ़ा 20 जो PK एक्ट का दफ़ा 20 है वो उसमें लगाया गया है, जिसको खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतर मिनल्ला साहब की जानिब से उसको करार दिया गया था और उसको ख़त्म किया गया था। तो अब उस पे मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो दोस्तों को गिरफ़्तार किया जा रहा है इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और इस तरह के जो मामलात हैं उस पर हुकूमत को ये देखना होगा कि आप इस तरह आवाज़ नहीं दबा सकते। और आप हम मुतालबा करते हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर वकील और बतौर लीगल एडवाइज़र डिजिटल जो जर्नलिस्ट क्लब है DJC की जानिब से, हम मुतालबा करते हैं कि हर सूरत उनको रिहा किया जाए। FIR सामने आ गई है, FIA ने उनको गिरफ़्तार किया है, और उस FIR की बुनियाद पर कल उनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा इस्लामाबाद की मुतलका अदालत में। दूसरी जानिब पहले हम देख लेते हैं शहरियों का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, उससे मुतल्लिक़ अहम केस पर समाअत हुई। फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क दिया कि मुसल्लह अफ़वाज को गैर आइनी इक़दामात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 5-6 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ पर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब रोस्टम पर आ गए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दे दिया गया है। इस कानून से तो लामहदूद अख्तियारात सौंप दिए जाएंगे। एतजाज़ अहसन ने कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की हैसियत से फुल कोर्ट जैसी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस ले। ये एतजाज़ अहसन साहब ने मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने एतजाज़ अहसन से इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या कानून बन चुका है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में ज़ेर बहस है। देखें पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान क्या करता है। हमें इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। हमें इस लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है।
ابھی یہ چونکہ قانون نہیں بنا اس وجہ سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے مزید ریمارک کیا کہ آپ یہ ہمارے علم میں لائے، آپ کا شکریہ۔ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ ملک میں اس وقت مارشل لا جیسی صورتحال ہے، اور اعتزاز احسن صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ بتائیں آرٹیکل 175 اور 175(3) میں 3 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ آئین میں ایسی اور کوئی شک ہے جس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کے سوال کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ اب اٹارنی جنرل صاحب کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ ہر سوال کا کہتے ہیں میں نوٹ کر لیتا ہوں بعد میں جواب دوں گا۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ آپ پھر میرے سوال سے ہٹ رہے ہیں، پھر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ انصاف تک رسائی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتیں ٹرائبونل کی طرح ہیں جو آرمڈ فورسز سے وابستہ افراد اور دفاع کے متعلق ہیں۔ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے اپیل کا حق نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ ہم آرمی ایکٹ کے حوالے سے دیے گئے جرائم میں سویلین کے ٹرائل کا آئینی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اب آئینی طریقہ کار کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیسے ملٹری کورٹس میں کیس جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے۔ بنیادی انسانی حقوق مقننہ قانون سازوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو وہ واپس نہیں لے سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹ کچھ جرائم کو آرمی ایکٹ میں شامل کرے اور دوسری پارلیمنٹ کچھ جرائم کو نکال دے یا مزید شامل کر دے۔ بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت تو آئین پاکستان نے دے رکھی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ آرٹیکل 175 کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا ذکر ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ممبرز آف آرمڈ فورسز اور دفاعی معاملات کے لیے مخصوص ہیں۔ جسٹس عائشہ نے ریمارک دیا کہ اگر ملٹری کورٹس کورٹ آف لاء نہیں تو پھر یہ بنیادی حقوق کے نفی کے برابر ہے۔ آئین کا آرٹیکل 175 تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کی بات کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عام شہریوں کا کسی جرم میں آرمڈ فورسز سے تعلق ہو تو ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا قانون اور آئین میں واضح لکھا ہے یہ قانون ان افراد سے متعلق ہے جو آرمڈ فورسز کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں 2015 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنا چاہوں گا، فیصلے میں ملٹری تنصیبات پر حملے کا بھی ذکر موجود ہے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ ایسے افراد کے لیے کیا ایک متوازی جوڈیشل سسٹم بنایا گیا ہے؟ ایکسکلوسیو دائرہ اختیار ملٹری کورٹس کو دیا گیا تاکہ کوئی کہہ بھی نہ سکے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ٹرائل کیوں نہیں کر رہی۔ جسٹس یحییٰ نے کہا کہ میں تو یہی سمجھاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس عدالت کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں آئین میں ترمیم اس لیے کرنا پڑی کیونکہ تب ملزمان کا آرمڈ فورسز سے تعلق نہیں تھا، یہ آپ نے اچھی تشریح کی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں، آرمڈ فورسز سے تعلق پر ٹرائل ہو تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کل عدالت ممکن نہیں ہوگی کہ ایک جج دستیاب نہیں ہے، آگے کچھ جج چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں، جون سے کام کر رہے ہیں، ہمیں ایک پلان آف ایکشن دینا ہوگا۔ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ایک متوازی جوڈیشل سسٹم نہیں ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ بہت جلدی میں ہے، اس معاملے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا میں کوئی 1.5 گھنٹہ مزید لوں گا، دشمن ممالک کے جاسوس اور دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم عدالت کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ کن وجوہات پر مشتمل فیصلے دیں گے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اس عدالت پر بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، سماعت کو شام میں مقرر کریں، ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر دیں، یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین اور قانون کو پس سے پشت ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ اعتزاز احسن اور میرے والد MRD میں تھے، جیلوں میں بھی جاتے تھے، مگر ان لوگوں نے حملے نہیں کیے، لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، وہ فوجی ہیں، ان پر حملہ ہو تو ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ہتھیاروں سے گولی چلانا ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر کہیں حملہ ہو رہا اور وہ پہلے SHO کے پاس شکایت جمع کروائیں، وہ 9 مئی کو گولی بھی چلا سکتے تھے۔ جسٹس مظاہر نے دریافت کیا کہ گولی چلائی کیوں نہیں، یہ بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ گولی بھی چلائیں، اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں، یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا جو حکومت 12 اگست کو جا رہی ہے وہ کیا خاک یقین دہانی کروائے گی؟ ان کی یقین دہانی کی کیا حیثیت ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے عدالت سے چھٹیوں پر جانے سے قبل فیصلہ کرنے کی استدعا کی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اتوار کو بھی صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک بیٹھیں اور فیصلہ کریں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے کہا میں ذاتی طور پر حاضر ہوں، روز رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں، اس بینچ کے اراکین کا بھی حق ہے وہ اپنا وقت لیں۔ ایک رکن کو محرم کی چھٹیوں سے بھی واپس بلا لیا گیا۔
चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी आपने सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी है। उन्होंने कहा जिन्होंने इस अदालत को फाल बनाने में मदद की उनके लिए दिल में एहतराम है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फ़ौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती अमूर चलते रहने चाहिए, इसलिए मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ। फ़ौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा मियाँ वाली में एयर बेस गिराई गई, वहाँ मेराज तैयारे खड़े थे। हम फ़ौज को पाबंद करेंगे कि वो कोई गैर आइनी इक़दाम ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे एक साथी जज ने एक अहम जिम्मेदारी निभानी है, मैं वो यहाँ बताना नहीं चाहता। कुछ जजेस को सेहत के संगीन इशू हो सकते हैं, कुछ जजेस को छुट्टियों की ज़रूरत है, इस वजह से अभी हम समाअत मुलतवी कर रहे हैं। हम इस का फ़ैसला जारी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बेंच जिस दिन अवेलेबल होगा हम इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। मुझे ये लगता है कि चूँकि अब ये हुकूमत चली जाएगी तो और यकीन दहानी इस हुकूमत की जानिब से थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो स्टे एप्लीकेशन है उसके ऊपर फैसला करके इसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए पेंडिंग रखेगी और इल्तवा में रखेगी। जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने एक ख़त लिखा है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार नकवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इत्तलात के मुताबिक मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत हैं और ये वो जो मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और ये शिकायत अदलिया के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी एक मुहिम का हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ार ने चीफ जस्टिस को ख़त में कहा कि मुझ पर गोशवारों में जायदाद की कम कीमत दिखाने का इल्ज़ाम है। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी जाती है। कौंसिल सरबराह शिकायत का जायज़ा लेने और राय देने के लिए कौंसिल मेंबर को भेजेगा। उन्होंने कहा मेरे मामले पर 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को राय के लिए शिकायत भेजी गई। मज़कूरा जज के 3 और 26 अप्रैल को कौंसिल मेंबरान और मुझे लिखे गए 2 खतूत रिकॉर्ड पर हैं। इन खतूत में कार्रवाई शुरू करने के लिए बेसब्री बेताबी का मुजाहरा किया गया था। जज का ये तर्ज अमल ना सिर्फ हैरान कुल बल्कि ये बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया। जस्टिस मज़ार ने चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त में यह भी कहा कि मौजूदा जजेस के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत कौंसिल सेक्रेटरी के पास होना काबिल ज़िक्र है। जजों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत है, लेकिन सिर्फ मुझे ही निशाना बनाया गया। मज़कूरा जज का ये अमल मेरे मुतल्लिक़ इनके ख्यालात को इजहार करता है। खुल के तारिक मसूद के खिलाफ लिखा। 29 मई को चेयरमैन कौंसिल ने राय के इजहार के लिए मामला उनके पास भेजा। 65 दिन गुजर गए, अभी तक उनकी तरफ से कोई राय नहीं दी गई। फाजिल जज ने कहा कि कौंसिल कार्रवाई का फैसला करे तो जज को मौक़िफ़ देने के लिए इंक्वायरी के तरीक़ेकार के पैरा 19 और के पैरा 9 के मुताबिक 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। जिस जज से राय तलब की गई उनकी जिम्मेदारी है कि वो 14 दिन के अंदर अपनी राय देते। उन्होंने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। दुनिया की अदालतें सदियों से इस असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहते अफसोस है कि मेरे मामले पर ऐसा नजर नहीं आता। इन हालात में कहने में हक बत जानबूझ कर राय देने में तखीर की जा रही है। ये सब एक मजमूम डिज़ाइन पर मबनी है। मेरे साथ कानून के मुताबिक इंसाफ और मुनासिब मुनसिफाना सलूक ना किए जाने का इम्कान है। अब मज़ार नकवी साहब को ये लगता है कि चूँकि उमर अता बंदयाल चले गए, काजी फ़ैज़ साहब पहले उनके खिलाफ हैं, तारिक मसूद साहब पहले उनके खिलाफ हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको लगता है कि कोई मज़मूम डिज़ाइन है जो उनके खिलाफ बनाया जा रहा है और उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है। इस वजह से उमर अता बंदयाल साहब को ये ख़त लिखा है कि आप जल्द अज जल्द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ जो पेंडिंग रेफरेंस है उस पर आप कोई कार्रवाई करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।